हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ। आज का जो हमारा क्लास है, आज की जो हमारी लेक्चर है, इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर गवर्नमेंट बजट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है आपके लिए। बेसिक तौर पर अगर हम बात करें इस लेक्चर को, तो हमारे जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के वो सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस लेक्चर को प्रिपेयर किया गया है। लेकिन इस लेक्चर में हमने वो सारी बारीकियों को शामिल किया है जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की समझ को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। तो हमने सारी बेसिक चीजों को इस लेक्चर के अंदर हमने शामिल किया है। जैसा कि मैंने अपने सारे 12th के स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि हम आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों के जो रेगुलर बेसिस पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमने अकाउंटिंग के भी रेगुलर बेसिस पर लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपको अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, और इकोनॉमिक्स के भी हम चैप्टर वाइज जो है लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की कड़ी के अंदर हम लोग गवर्नमेंट बजट का जो चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों की जो पढ़ाई होगी वो सही दिशा में चल रही होगी, कहीं पर कोई भी बाधा आपको नहीं आनी चाहिए। जहां कहीं कोई दिक्कत रहती है तो आप अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेते रहें और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से जारी रखें। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट बजट है वो बजट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, गवर्नमेंट बजट की बारीकियों को अगर और हम समझने की कोशिश करें तो जो बेसिकली गवर्नमेंट का बजट है ये एक लीगल मैटर है, एक ये कह सकते हैं कि लीगल मैटर है। और जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 के अंदर गवर्नमेंट बजट को एनुअल फाइनेंशियल बजट के नाम से, एनुअल फाइनेंशियल कह सकते हैं आप, स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल शब्द का इस्तेमाल वहां पे बजट के अंदर किया गया है। तो यानी कि जो गवर्नमेंट का बजट है ये एक संवैधानिक सिस्टम है और संविधान के अंदर बाकायदा इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है और एक्ट के अंदर इसका डिस्कशन किया गया है। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट बजट की हम बात करें तो यहां कहा गया है कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो शो करता है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितनी होंगी एक साल के अंदर, और उस रेवेन्यू के आधार पर सरकार के एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर क्या होंगे। यानी गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये बताएगा कि गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना एक्सपेंडिचर होगा और कितनी उसकी इनकम होगी। इस बारे में गवर्नमेंट बजट के माध्यम से इस बात को बयां करती है। अगर हम लोग उसको और बारीकी समझने की कोशिश करें तो जैसे कि हम आप सब लोग, एक हाउस होल्ड पर्सन अपने घर का एक बजट बनाता है और देखता है कि हमारे पास कितनी हम इनकम कमाते हैं और हमारे घर में कितने खर्चे होते हैं, तो उनको भी हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से बजट के माध्यम से मतलब उसको क्लियर करते हैं कि कितना हम कमाएंगे, कितना हम खर्च करेंगे। तो सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना एक बजट बनाती है और वो ये जानने की कोशिश करती है, ये समझाने की कोशिश करती है कि हम कितनी इनकम और एक्सपेंडिचर आने वाले वक्त के अंदर करने वाले हैं। आमतौर पे जो बजट है वो 1 फरवरी को जो है उसकी प्रेजेंटेशन होती है लोकसभा के अंदर, और जो वर्तमान समय में जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वर्तमान में तो निर्मला सीतारमण जी हैं, लेकिन जो भी XYZ फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इसकी प्रेजेंटेशन करता है। तो इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा लोकसभा के अंदर होता है। इसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का एक कह सकते हैं कि एक सम अप रहता है। तो मोटी मोटी आपको इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि गवर्नमेंट बजट क्या है। एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, जो हम इनकम अर्न करेंगे, उनका एक ब्यौरा है। और गवर्नमेंट ये बताना चाहती है देश की जनता को कि गवर्नमेंट साल भर में कितना पैसा कमा के किन किन चीजों पर कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है। तो इसे बेसिकली बोलते हैं हम लोग क्या? गवर्नमेंट बजट। मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी।
अब हम देखेंगे गवर्नमेंट बजट को बनाने के पीछे के रीजंस क्या होते हैं, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कुछ प्लान करती है तो हर चीज के पीछे कुछ बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गवर्नमेंट बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का रीएलोकेशन करना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, growth of the economy, employment opportunity, management of public enterprise and reducing regional disparity। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग डिटेल के अंदर भी अभी डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर एक साथ आपको इसलिए शो कर दिया है कि अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप जिस एग्जाम को देने वाले हैं 12th क्लास के अंदर, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो आपको जो कि लिखना होता है, चीजों को आपको समझ के लिखना होता है, कुछ चीजें जरूरत पड़ने पर आपको याद भी करनी होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक चार्ट के माध्यम से इसे शो करने की कोशिश की है। अब एक एक करके इन ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव है वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस बेसिकली क्या होता है। देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेस हैं, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को गवर्नमेंट इस तरीके से एक्सपेंड करती है, उस तरीके से उनको खर्च करती है कि हमारी सोसाइटी में लोगों का वेलफेयर हो सके। और वेलफेयर करने के लिए कुछ प्रायोरिटी एरियाज होते हैं। प्रायोरिटी एरियाज को जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए गवर्नमेंट का प्लान है कि गवर्नमेंट अभी मिडिल क्लास के लोगों को कुछ बेनिफिट देना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, वो उसके लिए आपके टैक्स रेट वगैरह को कम कर सकती है। गरीबों के लिए अगर कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है तो उनको वो राशन फ्री में दे सकती है, उन्हें और तमाम सारी स्कीमों के थ्रू तमाम सारी सुविधाएं दे सकती है। तो यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की हर साल, हर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ ऐसी एरियाज होती हैं जिन पर गवर्नमेंट काम करना चाहती है, उन एरियाज को बूस्ट करना चाहती है। उनको क्या करना चाहती है, बूस्ट करना चाहती है। तो उनको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन जो बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर दिखाया गया है उसको वहां पे क्या करती है, वो रीएलोकेट करने का काम करती है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ कहा गया है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे चीजें ऐसी चल रही हैं जिन पर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स में बेनिफिट प्रोवाइड करती है, टैक्स में कंसेशन देती है और सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। तो सब्सिडी का बहुत आसान सा एग्जांपल आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे गवर्नमेंट आपको एलपीजी गैस प्रोवाइड करती है, तो जो एलपीजी गैस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो सिलेंडर आपको मिलता है, अब मान लो सिलेंडर का सपोज प्राइस है 1100 रुपए का, तो आप 1100 रुपए का जो प्राइस होगा 1100 रुपए देके तो आप खरीद लेंगे, लेकिन इसके बदले में सरकार कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी जो है वो ट्रांसफर कर देगी। तो सब्सिडी देने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेजरूरी चीजें हैं, गरीब आदमी उनको फुल रेट पे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उन चीजों को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या करती है, उनके ऊपर सब्सिडी के फॉर्म में कुछ पैसा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसके अलावा टैक्स में कंसेशन देने का काम करती है। जैसे कंसेशन का मतलब क्या है, कुछ टैक्स में कुछ चीजों में कंसेशन देती है और कुछ चीजों में टैक्स को क्या करती है, वो मतलब लगा भी देती है, एक्स्ट्रा भी लगा देती है। जैसे मान लीजिए हार्मफुल कंजप्शन वाली चीजें हैं, जैसे आपके लिक्कर हो गया, सिगरेट हो गया, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस इंपोज करती है ताकि ये चीजें क्या हो, महंगी हो जाएं। महंगी हो जाएंगी, लोग इनका कम कंजप्शन करेंगे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे खाकी प्रोडक्ट हो गए या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे देश की शान से संबंधित हैं, हमारे देश के हेरिटेज से संबंधित हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करती है, उन पे सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये बेसिकली इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, कह सकते हैं गवर्नमेंट बजट का। तो जब गवर्नमेंट बजट बनता है तो इन एरियाज पर पैसा सरकार ज्यादा खर्च करती है ताकि ये एरिया आपके बूस्ट अप हो जाए। इसमें अगर हम लोग और पॉइंट को डिस्कस करें तो एक तो कंसेशन देके सरकार, और दूसरा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली प्रोड्यूस करने का काम करती है। जैसे इफ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन। कभी कभी क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना।
अब प्राइवेट सेक्टर किस लिए बना है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर प्राइवेट को प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो प्राइवेट वाले क्या करते हैं? उसको प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। अब जब उसको प्रोड्यूस करना बंद हो जाते हैं तो उसकी मार्केट में डिफिशिएंसी हो जाती है, तो सरकार क्या करती है? उनको खुद से प्रोड्यूस करने का काम स्टार्ट कर देती है। भले फिर सरकार को उसमें घाटा होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन सरकार जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए उन कामों को करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ के अंदर जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को आप समझने के लिए इस बात को समझिएगा कि एक आदमी के पास एक पर्सन की इनकम सपोज कि 1 लाख रुपए पर मंथ है और एक पर्सन की इनकम 10,000 रुपए पर मंथ है, तो इनके बीच में काफी डिफरेंसेस हैं। तो इन डिफरेंसेस को सरकार क्या करती है? कम करने की कोशिश करती है। अब आप सोचोगे कि सरकार इसको कैसे कम करने की कोशिश करती है, तो सरकार का देखिए इंस्ट्रूमेंट क्या है? सरकार क्या करती है? जो अमीर लोग हैं, जो रिच पर्सन हैं, उनके ऊपर वो टैक्सेस इंपोज करती है, यानी कि ज्यादा इनकम कमाने वाले लोगों के ऊपर टैक्स लगाएगी और कम इनकम कमाने वाले लोगों के ऊपर यही टैक्स का पैसा क्या किया जाएगा? स्पेंड किया जाएगा उनके वेलफेयर के लिए। तो इससे क्या होगा कि इनकी इनकम कम हो जाएगी और इनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल जाएंगी। तो जो 90,000 का गैप है, वो गैप कुछ हद तक क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका इनकम इनइक्वालिटी कम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जो इनइक्वालिटी वो कम होगी, और जो हमारे देश के गरीब लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है गवर्नमेंट के बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनको करने का। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो ये है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देश के अंदर किसी भी तरीके का इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन ना आए, इसके लिए सरकार क्या करती है? जिन एरियाज में कह सकते हैं कि दिक्कतें हो रही हैं, जिन एरियाज में ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता है, सरकार उन पे खुद से पैसे खर्च करके उन एरियाज को बूस्टअप करने का काम करती है। जैसे कोविड-19 में अगर आप इस बात को समझें, तो जब कोविड-19 हुआ तो उस दौरान सारे काम धंधे बंद हो गए और जो बेचारे डेली कमाने वाले लोग थे, जो डेली वेजेस वाले लोग थे, उनकी रोजी रोटी चली गई। अब सरकार ने क्या किया? इन सारे लोगों के लिए फ्री में राशन देना स्टार्ट कर दिया। इनको राशन देना स्टार्ट किया, राशन के साथ दाल मिलने लगी, तेल मिलने लगा, जो बेसिक चीजें हैं सरकार ने इन सबको प्रोवाइड करना स्टार्ट करा दिया। इसलिए प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने वाले पर्सन के लिए ये चीजें खरीदना दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो गरीब इंसान है, जो डेली वेजेस वाला पर्सन है, वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सरकार ने क्या किया? गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पास से खर्च करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर अपने पास से नहीं खर्च करती तो डिमांड तो बढ़ती और ये पुअर लोग नहीं खरीद पाते, तो उससे क्या होता कि इनके लिए दिक्कतें बढ़ जाती। तो कुल मिला के ऐसे केसेस में जहां पर प्राइस के चेंज होने के चांसेस हैं, फ्लक्चुएट होने के चांसेस हैं, सरकार वहां पे क्या करती है कि अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करने का काम करती है। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। गवर्नमेंट क्या करती है? जो बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं बजटरी पॉलिसी के थ्रू, उनको कंट्रोल करती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है कि जो डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल करती है, प्राइस को स्टेबल करने के साथ। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है किसका? आपके गवर्नमेंट बजट का। अब देखिए हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस। देखिए सरकार की तमाम सारी इंटरप्राइजेस चलती हैं, आपको मालूम होगा, तमाम सारी सरकारी कंपनियां हैं। तो उन सारी सरकारी इंटरप्राइजेस को मैनेजमेंट करने के लिए भी सरकार को बजट बनाना होता है। सरकार ये देखती है कि इन इंटरप्राइजेस में कितना पैसा खर्च किया जाता है, इन इंटरप्राइजेस से कितनी इनकम या कितनी रेवेन्यू जनरेट होती है, इसका पूरा बाकायदा ब्यौरा रखा जाता है, पूरा इसका हिसाब किताब रखा जाता है। तो इसके लिए भी बजट एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो देखिए देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। देश तभी आपका डेवलप होगा जब देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए सरकार को तमाम तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। सरकार क्या करती है? सरकार को जहां जरूरत है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना पड़ता है, जिससे देश का ग्रोथ बना रहे। इसीलिए सरकार को भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। और लास्ट है आपका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी।
रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत अच्छे मतलब कह सकते हैं कि ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैकवर्ड रीजन है। तो बैकवर्ड रीजन को भी बूस्ट अप करने के लिए, उनको भी सही पोजीशन में लाने के लिए उन एरियाज में सरकार को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पॉलिसीज और एक्स्ट्रा स्कीम वहां के लिए लानी पड़ती हैं। तो इसके लिए सरकार का एक बड़ा अमाउंट इन पर एक्सपेंड होता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट बजट बनता है उसमें एक्सपेंडिचर के पोर्शन को सरकार प्रॉपर तरीके से शो करती है। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, ये जो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट का एक कंपोनेंट कौन से होते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से सवाल बनता है। तो गवर्नमेंट बजट का जो कंपोनेंट है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट बजट में दो चीजें होती हैं, एक होती है बजट की रिसिप्ट और एक होती है बजट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, एक है बजट की बजटेड रिसिप्ट और बजटेड एक्सपेंडिचर। तो ये जो बजटेड रिसिप्ट है इसके भी दो पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। और बजटेड एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? बजट के कितने पार्ट हैं? दो पोर्शन, एक बजट रिसिप्ट, एक बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट के अंदर दो पार्ट हैं, कौन से हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर दो पार्ट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं उसके अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे टैक्स रिसिप्ट हो गई आपकी और नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गई, और कैपिटल रिसिप्ट में हो गया रिकवरी ऑफ लोन, बारोइंग फ्रॉम एंड अदर लायबिलिटीज एंड अदर रिसिप्ट। और इसी तरीके से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं आपके, उसके अंदर जो आपके डेली बेसिस वाले खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के वो, और कैपिटल में जो आप असेट वगैरह एक्वायर करते हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो और भी एक्सपेंडिचर होते हैं, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। तो इन सब की हम लोग बातचीत आगे डिटेल के अंदर भी करने वाले हैं, एक एक करके हम सब चीजों को डिटेल के अंदर समझेंगे। तो चलिए अब आते हैं किसके ऊपर, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बजट रिसिप्ट के अंदर। अभी मैंने आपको बजट रिसिप्ट के बारे में बताया कि बजट रिसिप्ट का मतलब क्या है। दो इसके पोर्शन होते हैं, एक होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बजट रिसिप्ट का मतलब कि गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल ईयर में किन किन सोर्सेस से उसको पैसे मिलने वाले हैं। तो दो ही सोर्सेस होते हैं ब्रॉडली, पहला सोर्स जिसे हम बोलते हैं कैपिटल इनफ्लो या कैपिटल रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट, दो इसके पोर्शन होते हैं। अगर अब हम देखें कि बजट एक्सपेंडिचर क्या है, तो इसकी भी बात हम लोग कर चुके थे। बजट एक्सपेंडिचर में एक दो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट लिखा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो दो प्रकार के इसके खर्चे होते हैं, दो प्रकार की इसकी इनकम होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो क्या होती है। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट को अगर हम लोग डिटेल के अंदर समझें तो रेवेन्यू रिसिप्ट इनकॉर्पोरेट द रिटर्न फ्रॉम द टैक्सेस एंड द डिफरेंट ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल। यानी सरकार एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर जो भी टैक्सेस का अमाउंट रिसीव करती है, या इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की सरकार के द्वारा ड्यूटीज और टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं वो, इसके अलावा सरकार की जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जो प्रॉफिट सरकार कमाती है, जो इंटरेस्ट कमाती है अपनी वेंचर से, उन सबको अगर हम टोटल कर लें तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी सरकार एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी टैक्सेस चार्ज करती है, जो भी प्रॉफिट्स कमाती है, जो डिफरेंट ड्यूटीज अलग अलग चीजों पर इंपोज की जाती हैं, उन सब का जो समेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये बेसिकली रिकरिंग नेचर की होती है। अब रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि ये रेगुलर बेसिस पर आपको इनकम मिलती है, और ये ऐसी इनकम होती है जो किसी तरीके की लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती, किसी तरीके की लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। आपको सरकार को कुछ पैसे मिलते हैं जिनसे लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, वो होते हैं बेसिकली क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे मान लीजिए टैक्स का पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, तो क्या टैक्स का पैसा रिसीव करना आपके लिए लायबिलिटी नहीं है। आपने किसी के ऊपर कोई फीस चार्ज करी, कोई फाइन चार्ज किया, कोई पेनाल्टी चार्ज किया, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है। ये रेगुलर बेसिस पे आपकी जो एक देश की जो कह सकते हैं नॉर्मल ऑपरेशन है एक देश का, उससे जो रिसिप्ट आती है वो रिसिप्ट होती है आपकी कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट होने के लिए दो फंडामेंटल कंडीशंस हैं। अगर वो दो कंडीशन फुलफिल होती हैं,
तभी वो रेवेन्यू रिसिप्ट कही जाएगी। तो पहली कंडीशन है नो रिस्क और नो लायबिलिटी, यानी जब ये रिसिप्ट मिलेगी आपको तो इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, ना ही इस पे कोई रिस्क होगा आपका। यानी पैसा आपको रिसीव हो गया लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं बना है, कोई ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं है कि आपको वो पैसा उसे दोबारा वापस करना है। और इसके अलावा नो रिसोर्सेस और एसेट डिक्रीज, इससे ना ही तो कोई रिसोर्स आपका डिक्रीज होगा और ना ही इससे कोई आपकी एसेट डिक्रीज होगी। तो कोई ना ही कोई रिसोर्स है ना ही कोई आपकी एसेट का डिक्रीमेंट होगा, यानी ये नॉर्मल आपकी इनकम का सोर्स है, इससे आपकी एसेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ तक चीजें आपको बताई। अब आपको बताएंगे कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू और एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है कौन सी? एक होती है जिसे हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू और एक होती है आपकी जिसे हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब बताइए क्या यहाँ तक चीजें आपको कंफर्म है? तो बिल्कुल आपको कंफर्म होनी चाहिए। फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, पहले इतना पोर्शन को हम लोग फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो आपने पहले पढ़ा गवर्नमेंट बजट के बारे में। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट का बेसिकली मतलब क्या कि गवर्नमेंट एक साल के भीतर जिन जिन सोर्सेस से पैसे, जिन जिन सोर्सेस से कह सकते हैं कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट करती है और जिन जिन सोर्सेस से पैसे वो खर्च करती है, उन सभी का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर दिखाया गया है और लोकसभा में देश की फाइनेंस मिनिस्टर इसकी प्रेजेंटेशन करती है। इसके बाद आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, जिसमें आपने पहला ऑब्जेक्टिव देखा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। उसके बाद आपने पढ़ा कि इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो फटाफट से हम कंपोनेंट को रिवाइज करते हैं। तो हमने बताया कि गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बजट रिसिप्ट, एक होता है बजट का एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर दो एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर हम लोग बढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट पे तो दो इसके टाइप होते हैं, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। कैपिटल के अंदर तीन चीजें होती हैं, रिकवरी ऑफ लोन, बारोइंग एंड अदर लायबिलिटी एंड अदर रिसिप्ट। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर में भी दो प्रकार के एक्सपेंडिचर थे, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने बजट रिसिप्ट की भी बात करी। बजट रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। फिर हमने जब रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा तो उसके अंदर हमने दो कंडीशन पढ़ी कि रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी जो नॉर्मल ऑपरेशन है आपके देश का, जो नॉर्मल देश चलता है उस ऑपरेशन से जो सरकार पैसे कमाती है वो होती है आपकी क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें जैसे सरकार को टैक्स के माध्यम से पैसे मिलते हैं, फाइन, पेनाल्टीज या जो ड्यूटीज इंपोज होती हैं उससे पैसे मिलते हैं। इसकी दो कंडीशन हमने पढ़ी कि इसमें कोई ये जो रिसिप्ट है कोई लायबिलिटी नहीं इंक्रीज करती है और ना ही इससे कोई एसेट आपकी डिक्रीज होती है। तो यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। अब हम बढ़ेंगे इसके अगले पोर्शन की तरफ। देखिए, तो यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से आपके लिए चीजें हाईलाइट की जा रही हैं। तो देखिए, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसको भी दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एक टैक्स रिसिप्ट होता है, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। टैक्स का मतलब है जो हमें टैक्सेस मिलते हैं, तो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। और ऐसे ही अगर आप इसमें देखें नॉन टैक्स में तो फीस, फाइन, चीट, स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G, 3G, 4G और ग्रांट एंड डोनेशंस। तो ये इसके नॉन टैक्सेस हैं। अब एक एक करके हम लोग नॉन टैक्सेस और टैक्सेस को भी फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, तो नॉन टैक्सेस की हम बात करें अगर, तो नॉन टैक्सेस का मतलब कि सरकार की वो इनकम जो इनकम टैक्स के अलावा अन्य सोर्सेस से आती है। सरकार मेजर तौर पे एक तो टैक्स से पैसे कमाती है और एक बिना टैक्स के पैसे कमाती है। तो जो बिना टैक्स के पैसे हैं वो कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ एडवांसेस देती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा प्रॉफिट, तो गवर्नमेंट की कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग है, यानी कुछ गवर्नमेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं जिसमें गवर्नमेंट के इक्विटी शेयर्स हैं, तो उस पे उसको डिविडेंड या प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी सरकार की इनकम है। इसके अलावा सरकार की कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, सरकार की कुछ कंपनी चलती हैं जिन पे सरकार को फायदा होता है, तो वो बेनिफिट हो गया। आउटसाइड ग्रांट का मतलब है सरकार को दूसरे देशों से कुछ ग्रांट वगैरह मिलती हैं। ग्रांट का मतलब होता है कुछ बाहर से डोनेशन वगैरह मिलती हैं
वो भी सरकार के लिए क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है। इस चीट का मतलब होता है कि बहुत देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का कोई लीगल मतलब कह सकते हैं हायर नहीं है, उनका कोई लीगल नॉमिनी नहीं है। तो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके नाम जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स होती हैं, वो उन पर जो सरकार को मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं इस चीट। इसके अलावा सरकार आपके ऊपर फाइन इंपोज करती है। फाइन कैसे? जैसे आप गाड़ी से जा रहे थे बिना हेलमेट लगाए हुए, 4 लोग बैठ के, तो आपका चालान कट गया तो फाइन आपसे लगती है। इसके अलावा सरकार के तमाम सारे लाइसेंस लेते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस लिया तो उस पर आपको फीस देनी पड़ती है। तो ये सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गई। अब इसी तरीके से हम कुछ टैक्स रेवेन्यू को भी देखेंगे। जैसे टैक्स रेवेन्यू में आए तो सरकार तमाम तरीके से टैक्सेस इंपोज करके पैसे कमाने का काम करती है। तो जो टैक्सेस हैं वो ब्रॉडली 2 प्रकार के हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट टैक्सेस कमाती हैं। तो उन सभी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो टैक्सेस को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। तो फटाफट से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस को समझ लिया जाए। देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर इंपोज किया जाता है, और जिस पर्सन के ऊपर ये डायरेक्ट टैक्स इंपोज होगा उस पर्सन को या उस सिटीजन को ही इसे पे करना पड़ेगा। इसकी टैक्स लायबिलिटी को आप दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वेल्थ टैक्स हो गया आपका, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं, ये कैसे टैक्सेस हैं? ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और इनकी लायबिलिटी जिस पर्सन के ऊपर जनरेट होगी, यानी इसकी लायबिलिटी जिस किसी के ऊपर इंपोज होगी उसी पर्सन को इसे पेमेंट करना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पर पेमेंट को कह सकते हैं कि आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पर्सन के ऊपर लगेगी उसी को पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। अब बहुत आसान भाषा में समझिए कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस टैक्स का हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने का जो दर्द है, पेमेंट करने का जो पेन है, वो हमें फील होगा। ये 10 लाख रुपए की इनकम कमा के हम 3 लाख रुपए का सरकार को टैक्स पे करते हैं या 2 लाख रुपए का टैक्स पे करते हैं, तो पे करने का जो दर्द है, जो पेन है, वो आपको फील होगा, वो होगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आप पे तो करते हैं, लेकिन पे करने के बाद उसका 1 भी % आपको कह सकते हैं पेन नहीं फील होता है। जैसे पार्ले जी बिस्कुट खरीदा 5 रुपए का और एमआरपी में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो आपने टैक्स भी पे किया, लेकिन इस बात का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया हुआ है। इसके कुछ फीचर्स हैं, हम फटाफट से देख लेते हैं। वैसे हमने इसके फीचर्स को समझ ही लिया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, बेसिकली कहा गया है कि जिस पर्सन के ऊपर इंपोज होगा उसी को पे करना पड़ेगा, ये सिमिलर इंडिविजुअल ही पे करेगा। द वेट ऑफ ड्यूटी और टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड, ये किसी को आप मूव नहीं कर सकते हो, जिस पे लगेगा उसको ही देना होगा। द डायरेक्ट टैक्स हेड ऑन इन्फ्लुएंसेस द इनकम लेवल एंड बाइंग फोर्सेस, कहा गया है कि जो आपकी बेसिकली जो आपकी इनकम लेवल होगी उसके हिसाब से आपका डायरेक्ट टैक्स जो है वो चेंज होता है, घटता बढ़ता है। और दे आर लीव्ड ऑन द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऊपर इंपोज किया जाता है सरकार के द्वारा। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिन टैक्सेस का हम पेमेंट तो करते हैं, लेकिन पेमेंट करने का जो पेन है, जैसा मैंने भी आपको बताया, वो आपको फील नहीं होगा। और जिस किसी पर्सन ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और मरने तक आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं ना कहीं पे करना है। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि इतनी इनकम कमाएंगे तो टैक्स पे करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय ही डॉक्टर पैम्पर वैम्पर लोग खरीदते हैं बच्चे के लिए, तो पैम्पर खरीद के लाते हैं, उस पर भी एमआरपी में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो वो क्या है, वो भी आपके लिए डायरेक्ट टैक्सेस है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कफन अगर आप खरीदते हैं तो उस पर उसकी भी एक एमआरपी है, उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है, तो वो भी क्या है, आपका टैक्सेबल है। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो भाई पे ही करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसके एग्जाम्पल है एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ग्रॉस रिसिप्ट टैक्स, सेल्स टैक्स एंड जीएसटी। तो आज की डेट में जीएसटी बहुत ही ज्यादा फेमस है। 1 जुलाई सन 2017 को भारत के अंदर जीएसटी इंपोज की गई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे इसके फीचर्स की तरफ। कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले है पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इसमें तमाम सारी ड्यूटीज होती हैं जिनका पेमेंट आपको इनडायरेक्टली करना पड़ता है। नेचर, इसका जो नेचर होता है वो आपका रिग्रेसिव नेचर का होता है और बैकवर्ड इन द नेचर होता है। यानी अगर आप चाहें तो इसको दूसरे पर्सन को भी शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना खर्च करेंगे, उतना पे करेंगे।
सेविंग एंड वेंचर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं बेसिकली कहा गया ये ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, और ये ग्रोथ ओरिएंटेड सेंस ये है कि ये हर किसी पर्सन को इसे पे करना पड़ता है। उसके बाद है एडवांस और इवेशन, अवॉइडेंस और इवेशन। इनडायरेक्ट टैक्स में कर चोरी की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में आप टैक्स चोरी कर सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट में नहीं। टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो ये बेसिकली जो टैक्स लायबिलिटी होती है, जिस पर्सन के ऊपर इम्पोज होगी वही पे करेगा अगर उसका कंज्यूम करेगा, नहीं तो चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो, आगे पोस्ट मतलब शिफ्ट कर सकते हो। तो आमतौर पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो परचेजर के ऊपर इसे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ तक चीजें शायद क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे किस पे, कैपिटल रिसिप्ट पे। तो कैपिटल जो रिसिप्ट होती हैं बेसिकली, कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती हैं जो आपकी लायबिलिटीज को इंक्रीज करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच इंक्रीजेस द लायबिलिटी। आपके लिए क्या करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज करने का काम करेंगी। आपका जो कैश फ्लो है उसे तो ये बढ़ा देंगी, लेकिन इससे आपकी जो डेप्थ रिसिप्ट है और जो नॉन डेप्थ रिसिप्ट है वो क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर हो गया आपको? आपने मान लीजिए किसी बैंक से एक लोन लिया, तो बैंक से लोन लेना रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन जैसे ही आपने लोन लिया आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई। तो एक कैपिटल रिसिप्ट तो है, लेकिन आपकी लायबिलिटी क्रिएट करने का भी काम करती है। तो क्रेडिट और लोन गॉट फ्रॉम द फॉरेन एड और फॉरेन गवर्नमेंट, चाहे बाहर से किसी इंस्टीट्यूशन से आप लोन लीजिए, चाहे आप बाहर की गवर्नमेंट से लोन लीजिए, वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से आप आरबीआई से लोन ले सकते हैं, या जो भी आपके कह सकते हैं जो भी संसाधन अवेलेबल हैं जहां से हम पैसे कलेक्ट करते हैं, जिन्हें हमें फ्यूचर में पे करना है, वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। यहां अगर आप देखें तो कैपिटल रिसिप्ट के 3 कंपोनेंट हैं। एक रिकवरी ऑफ लोन हो सकता है, बारोइंग एंड अदर लायबिलिटी, और अदर रिसिप्ट हो सकता है। तो इसके काइंड्स को जरा समझ लिया जाए फटाफट। देखिए, अगर आप कहीं से कोई पैसे बारो करते हैं, चाहे वो मार्केट से पैसा बारो करिए, चाहे सोसाइटी से लीजिए, चाहे किसी बैंक से लीजिए, या किसी फॉरेन स्टेट या बॉडी से लीजिए, सारा का सारा बारोइंग आपके लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, और आपके इससे लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर आप, जैसे आप सरकारी कंपनी कोई है, सरकारी कंपनी के शेयर को अगर सरकार बेच दे, अपने शेयर को सरकार क्या करे, बेच दे, अपनी होल्डिंग को उसने क्या किया, बेच दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट करने से सरकार के पास क्या होता है कि कैपिटल रिसिप्ट तो आती है, लेकिन उसकी एसेट डिक्रीज हो जाती है। उसके ऊपर वाले केस में लायबिलिटी इंक्रीज थी, यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो जाती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट आज की डेट में तो बड़ा कॉमन शब्द है, आप सुनते होंगे। आमतौर पे आपको आसपास पड़ोस के लोग बोलते होंगे कि भैया आजकल जो मोदी सरकार है वो सारी चीजें बेचे दे रही है। आप सुनते होंगे सामान्य भाषा में। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, वो इसको इसी भाषा में बोलते हैं, भैया मोदी जी जो हैं वो सारी सरकारी चीजों को बेचे दे रहे हैं। तो बेचे देने का मतलब क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक्चुअली बेच नहीं रहे हैं। कोई मान लीजिए गवर्नमेंट की किसी संस्थान के अंदर गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी थी वो 50% मान लो थी। अब इसमें का कुछ पोर्शन सरकार सेल कर रही है, यानी कुछ शेयर को डिसइन्वेस्ट कर रही है, पैसा यहां से क्या कर रही है, वो निकाल रही है। तो उसे आप देहाती भाषा में सेल करना बोल सकते हैं। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है कि आपका लोन कहीं पड़ा था, आपने किसी को लोन दिया था, उस लोन को आप अब रिकवर करने का काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए क्या है, एसेट को डिक्रीज कर रहा है, तो वो भी आपके लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। मेन बात यह है कि कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी इंक्रीज होगी या तो एसेट डिक्रीज होगी, वो रिसिप्ट आपकी कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगी। कैपिटल रिसिप्ट के फीचर्स को अगर हम देखें तो पहला फीचर है, इट शुड कॉज अ डिक्रीज इन द रिसोर्सेस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, यानी आप सरकारी अथॉरिटी के रिसोर्सेस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, यानी जो आपकी एसेट है वो क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करने से जो सरकारी वेंचर हैं, पब्लिक वेंचर हैं, उनके इक्विटी शेयर क्या होते हैं, सेल हो जाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट नॉन रूटीन नेचर की होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, ये रेगुलर बेसिस पर पैसा नहीं आपको देती है। इट शुड मेक लायबिलिटी, इससे लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी और आपकी एसेट इससे घटेगी। तो ये बेसिकली है आपके क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट सॉरी। अब हम देखेंगे इसके पास बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर में दो चीजें हैं,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फटाफट से हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझ लेते हैं। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जानते हैं पहले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर हैं जो ना ही तो एसेट को क्रिएट करते हैं और ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। यानी एन एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी ना ही तो इनसे कोई एसेट बढ़ रही है और ना ही इनसे कोई लायबिलिटी घट रही है, तो वो सब क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, आपने आपके ऊपर जो पिछले कुछ वर्षों का लोन है उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप सब्सिडी दे रहे हैं, सरकार पेंशन दे रही है, तो ये सब चीजें क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी कि आप इसको आसान भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि जो देश की सरकार है, देश की सरकार को देश चलाने के लिए जो डेली बेसिस पर खर्चे करने पड़ते हैं, रेगुलर बेसिस पर खर्चे करने पड़ते हैं, उन खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया ये? यानी ये गवर्नमेंट के नॉर्मल रनिंग खर्चे हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट की सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए हमें करने पड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे आपको, सैलरी हो गई एम्प्लॉय की, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, पेंशन, सब्सिडीज, ग्रांट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इन सब पर सरकार जो पैसा खर्च करती है वो सब का सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे सरकार की एसेट इंक्रीज होती है। जैसे सरकार ने स्कूल की बिल्डिंग बनवा दी और इससे क्या होगा, या तो लायबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। जैसे आपने कोई लोन लिया था पिछले कुछ साल पहले, अब उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो या तो इससे एसेट बढ़ेगी या लायबिलिटी घटेगी, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट का क्रिएशन होगा या तो लायबिलिटी का रिडक्शन होगा, ये मोटी बात है, आपको ध्यान रखना है। जैसे परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इसके अलावा शेयर में आपने इन्वेस्ट किया, सेंट्रल बैंक को लोन बाय सेंट्रल बैंक टू स्टेट, सेंट्रल बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, या फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया, या फॉरेन कंपनी को लोन दिया, तो वो सारी चीजें क्या हैं, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई। अब हम देखेंगे इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ लोन इज आल्सो कैपिटल। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में ना कि अगर हमने लोन का रीपेमेंट किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने 10 साल पहले किसी देश से मान लो कि 1000 करोड़ का लोन लिया था, आज हमने उसका पेमेंट किया, तो पेमेंट करने वाला अमाउंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस भी फटाफट से हम लोग देख लेंगे। देखिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क समझिएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो कहा गया है कि नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस। सरकार को चलाने के लिए, सरकार के तमाम सारे डिपार्टमेंट को चलाने और मेंटेन करने में जो पैसा खर्च होता है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम क्या करते हैं, कैपिटल एसेट को एक्वायर करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई एसेट नहीं बनती है, कोई एसेट नहीं क्रिएट होती है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट आपकी क्रिएट होती है। इसके बाद देखें तो ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी ये रेगुलर बेसिस पर आपको होते रहेंगे, लेकिन ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। यानी कौन से, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट पीरियड एक्सपेंडिचर होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर होते हैं। इसमें एग्जांपल दिया है कि मेडिसिन, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, सैलरी ऑफ डॉक्टर, रेंटिंग सर्विसेज, ये सब कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में, जहां हमें पढ़ना होगा बजट डेफिसिट। तो बजट का जो डेफिसिट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जो कंपटीशन की क्लासेस होती हैं, कंपटीशन में जिनमें इकोनॉमिक्स होता है, वहां भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ठीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बजट डेफिसिट इज रेफर्ड टू एज अ सिचुएशन इन विच स्पेंडिंग इज मोर देन द इनकम। जब कभी आपके एक्सपेंसेस यानी आपकी जो स्पेंडिंग है वो अगर ग्रेटर हो जाएं आपकी इनकम से, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, डेफिसिट। डेफिसिट को हिंदी में बोलते हैं घाटा। उदाहरण के तौर पे आपको खर्चे करने हैं मान लो 1000 रुपए और आपकी इनकम है 800 रुपए की, तो यहाँ 200 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर है।
तो बजटरी डेफिसिट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक्सपेंडिचर है ग्रेटर किससे? इनकम से। ये बेसिकली जो शब्द है, ये बेसिकली जो टर्म है गवर्नमेंट ही इस्तेमाल करती है। हम आप इन शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पे रियल लाइफ में कम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल करती है। इसकी तरीके से देखें तो बजटरी डेफिसिट इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन द इंडिविजुअल गवर्नमेंट और बिजनेस बजट हैव मोर स्पेंडिंग देन द इनकम। ये बात बताएगी आपको, स्पेंडिंग ज्यादा होगी, इनकम कम होगी, तो आपका जो बजट होगा वो कैसा होगा? घाटे का बजट होगा, डेफिसिट बजट होगा। बजट डेफिसिट को तीन तरीके से पढ़ा जाता है। एक फिजिकल डेफिसिट होता है, एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, एक प्राइमरी डेफिसिट होता है। अब फिजिकल डेफिसिट क्या है, एक एक करके समझेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट का बेसिकली मतलब है कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया इसके अंदर, जैसे यहां से अगर आप देखें तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपके दोनों एक्सपेंडिचर आएंगे, रेवेन्यू भी आएगा प्लस कैपिटल आएगा, यानी रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट और प्लस कैपिटल रिसिप्ट, एक मिनट, कैपिटल रिसिप्ट, ये दोनों को हम प्लस कर दें। इसमें हमें बारोइंग्स को एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है, तो जो बीच में डिफरेंस निकलेगा वो होगा आपका फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट के इंपैक्ट क्या पड़ते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर? फिजिकल डेफिसिट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि सरकार जब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करती है तो सरकार का एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन बढ़ जाता है और एक इनकम जो होती है वो उतनी ही रहती है, तो आप बजट सरकार का बजट घाटे में चला जाता है। यानी कि हाई फिजिकल डेफिसिट ये बताता है कि सरकार अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हमारे देश में महंगाई का एक प्रेशर है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, उसको कम करने के लिए सरकार उसको कम नहीं कर रही। इससे क्या होता है कि एक ज्यादा सरकार खर्च करती है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होती है इकोनॉमी के ऊपर जनरेट होता है। इससे सरकार को, आरबीआई को ज्यादा प्रिंट करनी पड़ती है करेंसी, यानी सरकार को, यानी आरबीआई को नई करेंसी जो है वो प्रिंट करनी पड़ती है। कभी कभी इससे होता क्या है, नई करेंसी को प्रिंट करने से इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब आप सब जानते होंगे, जहां पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो लगातार बढ़ते हैं, उसे हम इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखते हैं। बारोइंग मोर विल हिंडर द फ्यूचर ग्रोथ। ज्यादा बारोइंग्स करना, यानी अगर आप सरकार जरूरत से ज्यादा बारोइंग करेगी तो इससे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट हमारे आने वाली जनरेशन को पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो उससे हमारे देश के ग्रोथ के लिए ज्यादा बेटर नहीं माना जाता है। तो ये इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब इसकी रेमेडीज क्या है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? तो कम करने का तरीका क्या है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाए। सरकार जो रिडक्शन करे कि इसमें बोनस देने में जो लीव इनकैशमेंट दिया जाता है, छुट्टियों का पैसा दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, इनको कम कर दे। टैक्सेस को सरकार क्या करे, बढ़ा दे, और डिसइन्वेस्टमेंट जो है आपका क्या करे, सरकार करना स्टार्ट कर दे। तो उससे क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा। यही कारण है कि मोदी सरकार इस चौथे वाले स्टेप को आज की डेट में ज्यादा यूज कर रही है। अब हम बढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट के साथ, रेवेन्यू रिसिप्ट की तरफ। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? जब आपका टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर होता है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी अगर जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नीचे देखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपका ग्रेटर होगा किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे कि हम रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट का इशारा ये है, इसका इंडिकेशन आपके लिए ये है कि सरकार बहुत सफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रही। सरकार के पास इनसफिशिएंट अमाउंट है कि सरकार अपनी इसेंशियल्स रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पाने भर का पैसा नहीं कमा पा रही है। यानी सरकार को देश चलाने के लिए मान लो 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन सरकार सिर्फ कमाती है 900 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि आप सरकार चल रही है 100 करोड़ रुपए के रेवेन्यू डेफिसिट में। तो रेवेन्यू डेफिसिट होना इस बात का इंडिकेशन है कि सरकार जो है वो अपना जो ऑपरेशन है, देश को चलाने का जो डेली बेसिस वाला ऑपरेशन है, उससे अपनी इनकम ज्यादा नहीं कमा पा रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है। इसके इंपैक्ट देख लेते हैं। इससे इंपैक्ट क्या होता है कि रिडक्शन हो जाता है एसेट के अंदर, क्योंकि जब लगातार आप एक्सपेंडिचर करते हैं और आप इनकम कम कमा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कभी कभी हमें शॉर्टफॉल हो जाता है रेवेन्यू डेफिसिट में, जिससे गवर्नमेंट को कुछ एसेट बेचनी पड़ जाती हैं।
इट लीड्स टू कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, इससे इन्फ्लेशन की कंडीशन यानी महंगाई बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं, देश में महंगाई बढ़ सकती है। और लार्ज अमाउंट ऑफ बारोइंग लीड्स टू ग्रेटर डेप्थ, जब ज़्यादा बारोइंग करती हैं तो ज़्यादा लोन बढ़ता है, जिससे हमारी देश की जो इकोनॉमी होगी उसके ऊपर डेप्थ बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसके कुछ इम्पैक्ट हैं। इसमें कुछ इसकी जो रेमेडीज हैं वो क्या है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो सरकार को अननेसेसरी खर्चे कम कर देने चाहिए और रेट ऑफ टैक्सेस को सरकार को बढ़ा देना चाहिए, ताकि सरकार की जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, जो सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट हैं किसके फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में, वो क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किस पे, प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का बेसिकली मतलब होता है कि प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं किससे, टोटल इनकम से। और टोटल इनकम में हम क्या छोड़ के, बारोइंग छोड़ के, यानी कैपिटल एसेट तो लेंगे लेकिन बारोइंग को छोड़ने के बाद। तो अगर हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा क्या, प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है इतनी बात। प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली क्या मतलब है, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इसको अगर आप डिटेल में समझें तो प्राइमरी डेफिसिट इज सेड टू बी फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट जो है करंट ईयर का फिजिकल डेफिसिट है। क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ये तो हमारी प्रीवियस बारोइंग्स हैं, हमने कुछ पहले बारोइंग करी है, उनका इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं इस साल। तो वो जो है जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है, लेकिन प्राइमरी में हमने इंटरेस्ट को बाहर कर दिया। तो प्राइमरी जो डेफिसिट है वो उस पार्टिकुलर साल का, उस पार्टिकुलर ईयर का करंट डेफिसिट हो गया। यानी प्राइमरी डेफिसिट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बारोइंग विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट, यानी हमें कितने पैसों की बारोइंग चाहिए वो हमें बताता है प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट बताता है कि सो द एक्सपेंसेस दैट गवर्नमेंट बारोइंग्स गोइंग टू फुलफिल व्हाइल नॉट पेइंग द इनकम, यानी सरकार को देश को बढ़िया से चलाने के लिए और कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, ये प्राइमरी डेफिसिट बताता है। और अगर कभी जीरो डेफिसिट शो करता है, जीरो प्राइमरी डेफिसिट शो होता है, सो दैट देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट ऑन बारोइंग फॉर क्लियरिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। अगर कभी जीरो डेफिसिट निकलता है तो इसका मतलब हो गया कि हमें सिर्फ अभी जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए बारोइंग्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके जो मेजर्स होते हैं वो फिजिकल डेफिसिट वाले मेजर होते हैं, जो फिजिकल डेफिसिट के मेजर्स हैं उन्हीं को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। अब देखेंगे जो बजट है, बजट डेफिसिट, इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। तो इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इट मे साउंड लाइक, बजट डेफिसिट इट इज नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। देखिए जो बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट हमेशा हमारे देश की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव पैरामीटर नहीं है, क्योंकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज को अपने यहाँ खर्चे ज़्यादा करने पड़ते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने पड़ते हैं। क्यों, आपको हाईवे बनाने हैं, रोड बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं। जब ये सब कुछ बनाओगे तो पैसे जाहिर ज़्यादा लगेगा। तो डेवलपिंग कंट्री को बाहर से फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में जब बजट डेफिसिट में होते हैं तो आपको फंड ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ये कोई बहुत खराब इंडिकेशन नहीं है, कुछ केसेस में ये बेटर सिचुएशन को भी बताता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, देखिए इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या पढ़ते हैं। तो सम ऑफ इम्प्लीकेशन बजट डेफिसिट आर डिस्क्राइब्ड। तो कौन कौन से इम्प्लीकेशन है, पहला है इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। देखिए जब सरकार क्या करती है कि एक्सपेंडिचर करती है, जब सरकार टैक्सेस में रिडक्शन करती है, टैक्सेस को सरकार ने क्या किया, कम कर दिया, तो उससे क्या होगी, उससे क्या होगा कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या होगी, कम हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और जब देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपका बढ़ेगा। यानी सरकार ने क्या किया, टैक्स रेट को कम कर दिया। जब टैक्स रेट कम कर देंगे तो आपकी इनकम जो आपने कमाया है वो इनकम कम घटेगी, यानी इनकम आपकी, यानी टैक्स का पैसा आपका कम जाएगा। तो जब टैक्स का पैसा कम जाएगा तो जो डिस्पोजेबल इनकम है आपके पास, जो आप खर्च करेंगे वो आपकी बढ़ जाएगी और वो इंक्रीज हो जाएगी, तो आपकी डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जिससे आपके देश का जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा। बूस्ट इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिसेशन। अगर कभी देश की इकोनॉमी रिसेशन को झेल रही हो, रिसेशन की सिचुएशन में हो, तो सरकार को बड़ी मात्रा में स्पेंडिंग करनी पड़ती है और पब्लिक सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए स्पेंडिंग करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि चीज़ें वापस फिर ट्रैक पे लाई जा सकती हैं। तो एक तो है इकोनॉमी बूस्ट होती है, दूसरा है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार की जो स्पेंडिंग है उन्हें
खर्च करने के कई रीजंस हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हेल्थ केयर, ह्यूमन कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पेंशन प्रोग्राम। अब इन सबको अगर देश में चलाना है तो सरकार को खर्चे तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, तो ये है। और फिजिकल पॉलिसी बेसिकली आपको जो कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर से उधार चाहिए उसको लेने में आपकी हेल्प करता है। आपको जब आप घाटे में होते हैं तो दूसरे देशों से आप इजीली लोन ले सकते हैं, अदरवाइज दूसरे देशों से लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक दो पॉइंट और बचते हैं, हायर टैक्सेस इन फ्यूचर। एक ये संभावना लगाई जाती है कि अगर सरकार आज आपके ऊपर पैसे खर्च करेगी तो उससे आपके देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, और जब देश की इकोनॉमी मजबूत होगी तो फ्यूचर में उसे ज्यादा टैक्स वसूल करने के जो चांसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ सकती हैं। और हायर इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड यील्ड, कहा गया है कि जब सरकार बड़ी मात्रा में बाहर से अमाउंट इन्वेस्ट करती है, बाहर से अमाउंट बारो करती है, तो उस केस में उसको हायर इंटरेस्ट रेट देना होता है इन्वेस्टर्स को। तो इससे इंटरनेशनल जो बैंकें हैं वो भारत के प्रति उनका रुझान बढ़ जाता है, और जब भारत के प्रति उनका रुझान बढ़ता है तो उससे भी कई तरीके के जो बेनिफिट हैं वो हमारे देश में देखने को मिलते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिकली इम्प्लीकेशंस थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आज का ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने बेसिक तौर पर पूरा देखा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से बजट के डेफिसिट होते हैं, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हुआ होगा। किसी पॉइंट में, किसी चीज में कोई अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप वो चीज पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा इस चीज को भी आप कमेंट के अंदर बताएंगे, और अगर कोई पर्सनल क्वेरी है तो नीचे मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पर्सनली हमें आप चैट करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।